पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक किराने की दुकान के मालिक से और डालेंगे नजर उनके वित्तीय पहलुओं पर। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। बैंक खाता खोलने में आनाकानी करने वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने आड़े हाथ लिया है। आरबीआई ने एक बार फिर बैंकों को हिदायत दी है कि वे नए नियमों का पालन करें। ग्राहकों से स्थायी के अलावा स्थानीय पते के सबूत अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का ये भी आदेश है कि बैंक स्थायी पते का सबूत उपलब्ध करने के बावजूद मौजूदा या स्थानीय पते के लिए ग्राहकों को मजबूर न करे। देश भर के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए बिना मोबाइल नंबर बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा अगले साल 31 मार्च से उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में मोबाइल उपभोक्ताओं को समान सेवा क्षेत्रों में ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले साल अप्रैल से भारत के सिगरेट विनिर्माताओं को सिगरेट पैकेट के 85% हिस्से पर स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी देने का आदेश दिया है। अब सिगरेट के पैकेटों में 85% में से 60% पर सचित्र चेतावनी होगी, जबकि बाकी 25% पर लिखित चेतावनी होगी। शेष 15% सिगरेट निर्माता अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए मिलते हैं खरताराम पटेल से और जानते हैं उनके सफर के बारे में हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ। रोजी रोटी की तलाश में अक्सर हजारों लोग गांव से शहर का रुख करते हैं और शहर की भीड़ भाड़ में खो जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं राजस्थान के पाली जिले के भंवरी गांव के निवासी खरताराम पटेल, जो अपना गांव छोड़कर निकल पड़े बड़े शहर की ओर। उनके इस फैसले में परिवार की भी सहमति थी। पहले हम गांव में रहते थे, फिर यहाँ गांव में थोड़ा कम बारिश होता है, इतना बिजनेस होता नहीं। वैसा हम लोग बॉम्बे आए थे, फिर नौकरी किया, फिर उसके बाद 2-3 साल नौकरी, 4 साल नौकरी किया, फिर बाद में अपना धंधा करने के लिए कुछ किया, दुकान डाला, वो ये। ऐसा नहीं है कि शहर पहुंचकर खरताराम की जिंदगी की गाड़ी आसानी से चलने लगी। शुरुआत में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हीं कठिनाइयों के बीच उन्होंने धीरे धीरे व्यापार की बारीकियों को सीख अपनी किराने की दुकान खोल दी। पहले नौकरी किया अपने उधर, अपने राशन की दुकान किराना नौकरी किया 3-4 साल, फिर धीरे धीरे सीखा, फिर कैसा किया, क्या है, क्या भाव है, क्या था, फिर वो सब आइडिया करके फिर अपना किया। उसमें पूंजी कितना 1.5 लाख रुपया लगा, 1.5 लाख रुपया लगा। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखने वाले खरताराम की शादी बचपन में ही हो गई। 8वीं तक पढ़े लिखे खरताराम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। बस जितना पढ़े उतना बच्चे पढ़ेगा, उनका सब हिसाब है पढ़ना। जितना पढ़ो उतना पढ़ेगा बच्चे लोग। खरताराम का घर किराने की दुकान से होने वाली कमाई से चलता है। दुकान से महीने में 35,000 से 40,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसके बावजूद कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब उन्हें पैसों की किल्लत हो जाती है। बस तो वही जो महीने का जो बचता है उन पे खर्चा जाता है, ट्यूशन का, स्कूल का, वही सब जाता है। पॉलिसी किया उसमें वो भरते हैं पॉलिसी में, बाकी का जो उनका सेविंग में डालते हैं, सेविंग में बच्चे के स्कूल में है वो सेविंग, ट्यूशन बैंक में वो डालते हैं। आता ही है, कभी कभी बीच में मौका भी आता ही, कभी पैसा कम पड़ता है तो वापस लाना पड़ता है, दूसरे के पास लाना पड़ता है, फिर वापस उसको देना पड़ता है। वो हिसाब से कभी कम ही आता है, कभी धंधा कम चलता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। दिन रात मेहनत कर और एक एक पाई बचाकर खरताराम ने अपने बूते पर मीरा रोड में एक फ्लैट भी खरीद लिया है, जिसका हर महीने वो समय पर बैंक को किस्त अदा कर रहे हैं। खर्चे रो अपना उसका लाइट बिल है, दुकान का लाइट बिल है, बच्चे का स्कूल का है, ट्यूशन का है, खाने का है, सब। 2013 में लिया था, 19 लाख 60,000 लोन लिया था, बाकी का अपना थोड़ा घर से लाया। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए खरताराम ने अपने और अपने बेटे का जीवन बीमा करा रखा है, पर अपने परिवार को गंभीर बीमारियों के प्रति सुरक्षित नहीं किया है। ये अपना 8,000 का किराया मेरा, बच्चे का 70,000 का है, 3 साल का है। उसमें तो बच्चे का कुछ 3 महीने में 2100 रुपये कुछ आता है और मेरा अपना 1 साल में कुछ 3200 रुपये कुछ आता है।
उनका 6 साल का बड़ा बेटा रोशन अभी सीनियर केजी में पढ़ता है और उसे फुटबॉल देखना पसंद है। Aeroplane, aeroplane, up in the sky, and over the hill, and over the city, aeroplane, aeroplane, me. शहर में हर ऐशो आराम मौजूद होने के बावजूद खरताराम को अपना गांव खूब भाता है और वो अपना बुढ़ापा गांव में ही गुजारना पसंद करेंगे। गाँव का माहौल अच्छा लगता है, गाँव का हवा पानी वो हिसाब से अच्छा लगता है। धूप लगता है लेकिन माहौल अच्छा लगता है। अंत में खरताराम हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं कि उनके घर का लोन जल्दी कैसे खत्म किया जाए। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं खरताराम पटेल की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। खरताराम जी, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है हमारी इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपके केस में देखूं तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके लिए। आपको 1 करोड़ की अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका लगभग प्रीमियम 11,000 रुपये आता है और आपको ये 75 साल तक मिलेगी। दूसरा चीज़ जो आपको सब देखना चाहिए वो है मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपकी पूरी फैमिली का अगर हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देखें जिसमें आप, आपकी वाइफ और आपके दोनों बच्चे कवर्ड रहेंगे और आप अप टू 3 लाख का सम एश्योर्ड अगर हम देखते हैं तो लगभग उसका प्रीमियम सालाना 12,000 रुपये आएगा। आपने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी लेके रखी है, एक आपने खुद पे एक लाइफ इंश्योरेंस लेके रखी है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आपने एक अपने बच्चे के नाम पे एक इंश्योरेंस लेके रखी है। हमें बच्चों के नाम पे कभी भी इंश्योरेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल अगर आपके बच्चे को कुछ हो भी गया तो आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगी बट आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्योंकि आप अभी भी काम करने जाओगे, अभी भी आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी। आपको इंश्योरेंस अपने खुद पे लेना चाहिए, क्योंकि कल आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी। तो इंश्योरेंस आपको अपने पर लेना चाहिए और बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। फिर आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में सबसे पहले आपको एक कंटिजेंसी फंड बनाना चाहिए। दूसरा चीज़, आपकी होम लोन चल रही है, आपको उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आज से सेव करते रहना चाहिए और आज से प्लान करना चाहिए। अभी आपके 2 बच्चे हैं, एक आपका लड़का है जो आपके 6 साल का है और लड़की है जो 3 साल के लिए है। ये दोनों ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे जब वो 18 साल के लिए हो जाएंगे। तो आज से आपको 2,500 रुपये अपने बच्चे के नाम पे सेव करते रहना चाहिए। जो आप ये 2,500 रुपये हर महीना आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें और अगले आप 12 साल के लिए करते रहेंगे, तो जब वो 18 साल का होएगा तो लगभग उसको 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो उसकी पढ़ाई के लिए आप बहुत ही काम आएंगे। सेम चीज़ आपको अपनी बेटी के लिए करना चाहिए। आपकी बेटी अभी 3 साल के लिए है, अगर आप नियमित रूप से 2,000 रुपये हर महीना एक इक्विटी फंड में निवेश करोगे तो जब वो 18 साल की होगी तो लगभग आपके पास 10 लाख रुपए होंगे आपकी बच्ची की पढ़ाई के लिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अहम गोल है आज के दिन पे वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको लोन मिल जाएगा, बट आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से सेव करते रहना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से 5,000 रुपये हर महीने एक इक्विटी फंड में सेव करते रहे तो आप अभी 32 साल के हो, आप 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेते हो तो आपके पास लगभग 28 ईयर्स हैं आज से पैसे को ग्रो करने के लिए। तो आप हर महीना नियमित रूप से 5,000 रुपये सेव करोगे एक इक्विटी फंड में तो लगभग आपके पास 1.35 करोड़ रुपीस हो जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लोगे। अब वक्त है शो के पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जो दंपत्ति माता पिता बनने वाले हैं उनके लिए वित्तीय योजना। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index.
a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जो दंपति माता पिता बनने वाले हैं उनके लिए गर्भावस्था के क्रम में एक उचित वित्तीय योजना बनाना बेहद जरूरी है। किस तरह से बनाएं ये योजना, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। एक बच्चे को दुनिया में लाना हर माता पिता के लिए एक खुशहाल और रोमांचक अनुभव है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान कुछ चिंताएं आपको सता सकती हैं, जैसे आपको अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए इत्यादि। सही वित्तीय योजना बना के आप अपने भविष्य के वित्तीय संकट को रोक सकते हैं। सबसे पहले एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस होने से बहुत सारे एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट मिल जाता है, और कभी कभी ये होता है कि डिलीवरी के वक्त अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है बेबी की हेल्थ में, और अगर आपके पास एक मैटरनिटी एलिजिबल हेल्थ कवर है तो वो सारे एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा आजकल जो पोस्ट बर्थ वैक्सीनेशन वगैरह एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सब्सटेंशियल होते हैं, तो अगर आपके पास एक मैटरनिटी एलिजिबल हेल्थ कवर है तो उसके अंदर ये सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपको हेल्थ कवर मिलता है, हस्बैंड के पास कवर होता है, वाइफ के पास कवर होता है। ये एक अच्छी फैसिलिटी है, इसका डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपको एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जॉब कैन चेंज। अगर आपके एम्प्लॉयर की नए एम्प्लॉयर की पॉलिसी में उतने अच्छे फीचर्स न भी हो, हेल्थ कवर ना भी हो, तो अगर आपको वो डिपेंडेंसी नहीं रखनी है तो आपका खुद का एक हेल्थ कवर होना चाहिए। और इसके लिए फ्रॉम मैटरनिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2-3 साल पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं उनका 2 इयर्स वेटिंग पीरियड होता है, 4 इयर्स वेटिंग पीरियड होता है, और ये आप शादी के बाद ही शुरू कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अपने स्वास्थ्य बीमा प्रदाता से उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। काफ़ी सारे नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कंपनीज़ हैं, और कुछ कंपनी हैं जो सिर्फ डेडिकेटली हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कवर है तो वेटिंग पीरियड कितना है, उनके एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। जैसे कि कुछ वेटिंग पीरियड होता है अप टू 90 डेज़ कोई डिसीज़ कवर्ड नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन अनलेस इट्स इमरजेंसी वो कवर्ड नहीं होता है। तो 30 डेज़ है, 90 डेज़ है, वो आपको चेक करना चाहिए। उनके परमानेंट एक्सक्लूजन्स आपको चेक करना चाहिए, और वो कंपनी का स्पेशली आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए कि उसका किस तरह से उन्होंने क्लेम्स को सेटल किया है। और उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका कंपनी का कवर ऑलरेडी है आपका हस्बैंड और वाइफ का, और अगर आप एक पर्सनल कवर आपके लेवल पे ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप कंपनी का कवर ही यूज़ करोगे और पर्सनल कवर तभी यूज़ करोगे जब ज़रूरत हो। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो पर्सनल हेल्थ कवर हो उसमें नो क्लेम बोनस अच्छा हो, ताकि आपकी पर्सनल पॉलिसी ग्रो करती रहे। तो आपको ये फीचर्स चेक करने चाहिए। जानकारों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान दंपतियों को अपने फाइनेंशियल प्लान रिविजिट करना चाहिए और इमरजेंसी कॉर्पस को रिव्यू करके बढ़ानी चाहिए। जो लोग अपना ज्यादातर समय अपने बिजनेस को चलाने में व्यतीत करते हैं पर उनकी आय नियमित नहीं होती, उनके लिए किस तरह की होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट PH रवि कुमार। उन परिवारों के लिए जिनकी आमदनी एक स्थिर स्तर पर नहीं है मगर जो ऊपर नीचे होता है, मेरा अपना एडवाइस रहेगा कि वो 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखें। एक है कि जिन महीनों में उनकी आमदनी कम हो जाती है उन महीनों में गुजारा ठीक स्तर पर रहने के लिए बैंकों में ही कुछ सम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में रखा जाए। जब भी ज़रूरत हो वो आसानी से उसको निकाल सकेंगे और उनकी जो डे टू डे गुजारा जो है उस पर कोई असर नहीं रहेगा। और क्योंकि इन परिवारों में जिनकी आमदनी एक स्तर पर नहीं रहता है, 2 चीज़ों की काफ़ी इम्पोर्टेंट कवर लेनी पड़ती है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जो मूल आमदनी लाने वाला आदमी है उसकी लाइफ की कवर ज़रूर हो। मैं तो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, लाइफ टर्म प्लान के लिए। और दूसरा है कि उनकी हेल्थ आरोग्य ठीक रहे, एक हेल्थ फ्लोटर पॉलिसी एक ले जो
उनकी और उनके परिवार की कवर कर सके। उन महीनों में जहां आमदनी बहुत ही अच्छा हो और कुछ अलग रखने के बाद भी और पैसा बचता हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की एक कमी ये है कि पहले 3 साल तक उसको आप वापस ले नहीं सकते। इसलिए मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कहूँगा जिनको उस आमदनी की अगले 2-3 साल में ज़रूरत नहीं रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो मेन इनकम कमाने वाला आदमी, उसको अगर कुछ हो जाता है, परिवार पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत बहुत ही है। और दूसरा उसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस भी इन परिवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर्टिकुलरली हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों के लिए ज़रूर लेना पड़ेगा और फैमिली हेल्थ फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। बैंक डिपॉजिट्स के अलावा इक्विटीज़ की ओर मैं ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्यों मेरा अपना मानना है कि इक्विटीज़ में सिर्फ वही जाएं जिनकी आमदनी स्टडी रहे, जिनकी सेविंग्स स्टडी हैं और जिनको अगले 12-18 महीने की जो कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है वो उसका अंदाज़ा बहुत ही अच्छे तरह से स्टेबल मानो, वो उनको 100% पता है कि कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अगर इस तरह के फैमिली से जहाँ उनकी आमदनी एक लेवल पर नहीं है, कभी अच्छा है कभी कम है, उनके लिए अगर वो इक्विटीज़ में जाते हैं वो बेच सकते हैं, मगर सिर्फ उन्हीं इक्विटीज़ को जो कि ब्लू चिप्स हो। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह के परिवार सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स और लाइफ इंश्योरेंस इन दोनों के ओर ध्यान दें और शायद कुछ कभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। बाजार में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अनगिनत ब्रांड्स हैं। ऐसे में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमृता भाटिया और उनके पति फिलिप अलेक्जेंडर, जिनका आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का उद्योग देश के कई शहरों में फैला हुआ है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए मिलते हैं अमृता और फिलिप से और देखते हैं उनका सफर। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के उपरांत अमृता भाटिया और उनके पति फिलिप अलेक्जेंडर ने अपनी निजी व्यवसाय आरंभ करने की सोची। एक स्थायी आय को त्याग कर एक नए उद्योग की नींव रखने का फैसला आसान नहीं था। हमारी जिम्मेदारियां थी, बच्चे थे, तो डर बहुत लगता था कि हम शुरू तो कर लें लेकिन आगे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। एंड ऑफ द मंथ कभी होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे जो बेसिक घर चलाना है, जो कभी सोचा ही नहीं था इतने साल में। आप कभी आपके लाइफस्टाइल जो है फैमिली के वो कभी चेंज होना पड़े, ये सारे रिस्क आप ले रहे हैं। आपके बच्चे ने आपको बताया नहीं है कि आपको ये रिस्क लेना है और उनके लाइफस्टाइल चेंज होना है। हमेशा से ही अमृता को सौंदर्य से संबंधित बातों
और घरेलू नुस्खों में दिलचस्पी थी, लेकिन इस शौक को एक व्यवसाय में तब्दील करने का विश्वास उनमें नहीं था। अमृता और फिलिप दोनों में किसी के अधीन काम न करके स्वयं कुछ करने का जज्बा था, जिसे उन्होंने कई वर्षों के बाद साल 2012 में ऑरा वैदिक नाम दिया। मैं जब टीनेजर थी, मेरे कजिन्स के ऊपर, मम्मी के ऊपर, आंटी के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मैंने घर में। हल्दी मिक्स किया, किसी में कुछ मुल्तानी मिट्टी लेके आए, तो इंटरेस्ट हमेशा था। लक्ष्य ये था कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लाने हैं, लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को पसंद आने चाहिए। अरेंज तो हमने खुद के जमा किए पैसों से किया है। 15 लाख तकरीबन फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट किया इसमें। 2012 में मॉल्स और एयरपोर्ट्स के जरिए रिटेल में कदम रखने के 1 साल बाद ऑरा वैदिक की नींव डगमगाई। इसी दौरान अमृता और फिलिप ने ई कॉमर्स में कदम रखने का निडर फैसला लिया और आज ऑरा वैदिक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स का एक सफल ब्रांड है। जब तक आप अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करते हो, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, रिटेलर्स जहाँ दुकान वाले हैं आपके प्रोडक्ट्स रखने से बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स उनके दुकान में रहेंगे उतना उनकी जगह उतनी ब्लॉक हो जाएगी। बिज़नेस के दूसरे साल में बहुत धक्का मिला, बहुत लॉसेस होने लगे। जहाँ जहाँ हम प्रोडक्ट्स रखते थे या वापस आ जाते थे कि सेल नहीं हो रहा है, कोई रखने तैयार नहीं था। गोडाउन में प्रोडक्ट्स पड़े थे पर बेचने की कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, और उस समय बहुत फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्ट हो गए हमारे। उस समय ऐसे लग रहा था सब कुछ बंद करके अब बस वापस जॉब कर लें हम। किसी तरह से 2-3 महीने हमने चलाए। उस समय ऑनलाइन में हम आए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। इतनी उम्मीद नहीं थी, तब भी हम सोच रहे थे करें या ना करें। अब हम सोच रहे हैं कि घटाएं, दुकानें घटाएं, जहाँ पे हम बेच रहे हैं घटाएं, और यहाँ पे ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही थी। ऑनलाइन वाले सामने से ऑफ़र कर रहे थे कि आप आइए हमारे वेबसाइट पे आप बेचिए। डर रहे थे, हमने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, 2-3 महीने चला और फिर थोड़ा पिकअप होने लगा उससे। तो हमारे बिज़नेस में से 40% के सेल्स ऑनलाइन से आने लगे। शुरुआत से अब तक टर्नओवर 25 से 30% बढ़ा है हमारा। 3 साल बाद हमारा प्रॉफिट लगभग 10% का है। बाजार में उपलब्ध रासायनिक एवं अन्य आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ब्रांड्स के बीच अपना विशिष्ट स्थान बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इससे जूझने के लिए वे क्वालिटी पर खास ध्यान देते हैं। हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, हमारा अवेयरनेस सिर्फ अपने कस्टमर्स के थ्रू इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको वैट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपकी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है गवर्नमेंट से। आपको अपना अगर ब्रांड नेम चाहिए उसका अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि कोई और आपके ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सके। तो ये सारे लाइसेंसेस को लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें आपको क्या डालना है, उसका नाम क्या होगा, किस तरह से उसका लेबल होगा, उसके अलग लाइसेंसेस रहते हैं जो आपको वो लेने पड़ते हैं। उसको लगभग 1 महीना लग जाता है। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट फाइनल बन गया, पैक हो गया, लेबल हो गया, उसको आप फिर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अब टेस्टिंग इंडिया में कंपलसरी नहीं है यहाँ पर हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हैं। केरल के आयुर्वेद पर आधारित इन कॉस्मेटिक्स को अधिकांश केरल में ही कुछ स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया जाता है। उत्तरांचल और महाराष्ट्र में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लॉजिस्टिक्स की बहुत अहम भूमिका है इस व्यापार में। ऐसे विस्तृत व्यापार को संभालने के लिए स्किल्ड स्टाफ अनिवार्य है। ऑनलाइन में क्या होता है कि वेबसाइट कस्टमर को प्रॉमिस करता है कि 7 दिन में आपके पास चीज़ पहुंच जाएगी, और हम बहुत सारे वेबसाइट्स करते हैं, तो जितने ज़्यादा वेबसाइट्स करते हैं उतना इजी हो गया है। तो टीम बढ़ा दी है, तो उनको भी ट्रेनिंग दे दी है हमने कि कैसे आपको ये पैकिंग करनी है, कैसे इंश्योर करना है कि ये प्रोडक्ट करेक्ट टाइम पे निकले और करेक्ट टाइम पे वहाँ पहुँच जाए। मैं पहले 5 जगहों पे काम कर चुका हूँ। मैं पहले वेबसाइट का
और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का यही काम करता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लोगो डिज़ाइन करना, लेबल्स का काम करना, फिर वेबसाइट पे चेंजेस वगैरह करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, फिर अभी ऑनलाइन पे मतलब कौन सा प्रोडक्ट जो है अपना सेल करना है, ऑफ़र कैसा डालना है, फिर वहाँ पर वेबसाइट पे जो है अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, इन्वेंट्री देखना, ये सब पूरा मैं करता हूँ। मेरा एक्चुअली पापा का भी हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए भी मुझे ज़रूरत थी, तो मैम ने पूरा किया उसका भी। उसके लिए भी मुझे मदद की मैम ने, और भी थोड़े प्रॉब्लम्स थे वो भी मेरा क्लियर किया, रूम का वगैरह जो भी था। औरावेदिक प्रोडक्ट्स विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए देश में ही नहीं बल्कि चीन, कनाडा और यूके जैसे देशों में भी उपलब्ध हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां हम पेश करेंगे ETF पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक जरिया है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि इंडेक्स फंड्स का एक प्रकार है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको बता रही हैं ETF में निवेश करने के फायदों के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो बुनियादी तौर पर एक इंडेक्स फंड जैसा ही काम करता है। ETF एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। स्टॉक इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स और इंडेक्स फंड की ही तरह इसके जरिए विभिन्न शेयर्स में आपका निवेश बढ़ जाता है। अगर आपने निफ्टी का ETF ले लिया तो निफ्टी में जो 50 शेयर्स हैं उसमें आपका पैसा ये ETF फंड के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपने BSE सेंसेक्स पे अगर ETF ले लिया तो वो पैसा आपका 30 स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। अब ये जो ETFs हैं वो सारी कंपनीज अपनी तरह से ETF लॉन्च करती हैं। अन्य कंपनीज के ETF जो होते हैं वो आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आमतौर से हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएं, हम चाहते हैं कि कुछ हमारे पैसे जो है वो मिड कैप में जाएं कि जिससे हमें मिड कैप कंपनीज का फ़ायदा हो। कुछ हमारे ऐसे शेयर्स होने चाहिए या ऐसे कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जिससे हमारे पैसे जो हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में जाए, क्षेत्रीय फंड्स में जाए, और कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जो गोल्ड में भी जाए। कुछ हमारा पैसा हो जो हमें चाहते हैं कि हम फिक्स्ड इनकम में डालें। तो ये सारी चीज़ें हम ETF के जरिए कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के विपरीत ETF में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। हालांकि ETF एक प्रकार का इंडेक्स फंड है, लेकिन इसके खरीद फरोख्त की विधि भिन्न होती है। इसका NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू दिन के अंत में निश्चित न होकर दिन भर में बदलता रहता है। आप जब चाहे तब इसको बेच सकते हो, जब चाहे तब इसको खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचना या खरीदना हो तो आप वो सिर्फ एंड ऑफ द डे की NAV पे ही होता है। यानी कि यदि आप लाख रुपया एक म्यूचुअल फंड में डालना चाहोगे तो आज के दिन की जो NAV क्लोजिंग NAV होगी वही NAV का भाव आपको मिलेगा। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा करना चाहते हो तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होता है उस दिन की NAV आपको मिलती है। पर उसके अगेंस्ट में जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो जिस समय पे, जिस तारीख पे, जिस समय पे आपने इन्वेस्ट किया तभी का जो रियल, जो लाइव प्राइस होता है, जो चालू भाव होता है, उस भाव पे आप ये परचेज कर सकते हो। तो ये आपको एक फ़ायदा होता है उसका। उसी तरह से सेलिंग में भी आपको यही फ़ायदा होता है कि यदि आज आप सोचते हैं कि मैं अपना म्यूचुअल फंड बेच देता हूँ और मार्केट शुरू में 200 पॉइंट ऊपर है, जब आपकी बेचने की बारी आई, यानी कि जो दिन का जो क्लोजिंग हुआ शायद वो क्लोजिंग पे 100 पॉइंट का नुकसान था, तो आपको वो 100 पॉइंट का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ETF उस तरह से आपको हेल्प करता है कि आप इमीडिएटली अपना डिसीजन ले सकते हो और बाइंग एंड सेलिंग तुरंत हो सकती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ETF का। ETF के कई प्रकार होते हैं और एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले इनमें फंड मैनेजर की भूमिका
नाम मात्र होती है। कुछ ऐसे ETF होते हैं जो आपकी इंडेक्स को डुप्लीकेट करते हैं, जैसे कि आपका BSE सेंसेक्स है या आपके निफ्टी वाला इंडेक्स है। आपके पास ETFs, क्षेत्रीय ETFs भी होते हैं, जैसे कि बैंक इंडेक्स होता है, तो उस ETF में सिर्फ सारे बैंक्स के शेयर्स खरीदे जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसा ETF होता है जहाँ पे सिर्फ PSU ETF होते हैं, तो PSU का जो इंडेक्स होता है वो ETF इस इंडेक्स को ट्रैक करेगा। यदि आपने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक ETF मिलेगा जिससे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड के क्षेत्रीय फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन से शेयर्स वो रखेंगे और कौन से वो नहीं रखेंगे। जबकि जब आप ETF खरीदते हो तो ETF बिल्कुल जो इंडेक्स होता है उसी को डुप्लीकेट करता है। तो यदि कोई आपने बैंक वाला ETF ले लिया तो जो बैंक का इंडेक्स है उसमें जो 10 या 15 या 20 बैंक्स हैं तो ETF बिल्कुल उसी बैंक्स को डुप्लीकेट करेगा, ना कि फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन से कोई बैंक हटा के नई बैंक इसमें इंट्रोड्यूस करेगा। विभिन्न प्रकार के ETF में निवेश करके आप अपने कोर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ETF का एक्सपेंस रेशियो भी अन्य म्यूचुअल फंड्स से कम होता है और इसलिए इनमें निवेश करना फायदेमंद होता है। फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में सेटलमेंट मेथड का उपयोग किया जाता है। क्या है कैश सेटलमेंट और डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। शेयर मार्केट में जिन ग्राहकों ने अपने शेयर खरीदी किए हैं उन्हें इसकी कीमत अपने ब्रोकर के खाते में तुरंत देना ज़रूरी होता है। ब्रोकर यह पैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अकाउंट में T+2 के दिन सुबह 10:50 से पहले जमा करा देती है। इस कार्य को क्लियरिंग कॉरपोरेशन फंड्स पेइंग कहती है। पैसे जमा करते वक्त ग्राहक को यह ध्यान रखना होता है कि वह यह पैसे अपने चेक द्वारा अथवा ब्रोकर के अकाउंट में NEFT या RTGS के तहत ही जमा करे। उसे यह कैश के रूप में ब्रोकर के खाते में बिल्कुल नहीं देना है। इसी तरह से जो ग्राहक अपने शेयर बेचते हैं उन्हें इन शेयरों की डिलीवरी अपने डीमैट खाते से ब्रोकर के पूल अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी होता है। यह शेयर की डिलीवरी उन्हें T+2 के दिन सुबह 10:50 के पहले ब्रोकर के पूल खाते में जमा कराना होता है। ब्रोकर यह शेयर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को उसी समय तुरंत ट्रांसफ़र करा देती है। सेबी के अनुसार क्लियरिंग कॉरपोरेशन को फंड्स तथा सिक्योरिटीज़ पेइंग सुबह 11 बजे यानी T+2 के दिन सुबह 11 बजे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। फंड्स और सिक्योरिटीज़ पेइंग कंप्लीट हो जाने के बाद CC फंड्स तथा सिक्योरिटीज़ पे आउट करती है। इसका मतलब जिन ब्रोकरों ने अपने ग्राहकों के शेयर खरीदे किए हैं उन्हें इसकी डिलीवरी उनके पूल अकाउंट में मिल जाती है तथा जिन ब्रोकरों ने अपने ग्राहकों के शेयर बेचे हैं उसके पैसे उनके डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन यह कार्य T+2 के दिन 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में पूरा करवा देती है। सेबी ने यह नियम बना रखा है कि ब्रोकर को पे आउट जो मिलता है यानी जो शेयर ब्रोकर ने बेचे हैं उसके पैसे उनको मिलते हैं तथा जो शेयर खरीदे किए हैं उसकी डिलीवरी मिलती है, यह अपने ग्राहकों के डीमैट अकाउंट तथा बैंक अकाउंट में 1 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना होता है। ब्रोकर यदि यह नहीं करता है तो सेबी द्वारा उस पर मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जाती है। बिजनेस करने वाले जो कुछ भी कमाते हैं उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, पेश है इस पर एक फीचर। अरे आपका फोन बज रहा है। विशाल है,
छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है और फोन करते रहता है। पापा मेरा चेक। चेक? भूल गए, इस वीक में फीस देनी है। कितना अमाउंट बताया था? 2.5 लाख पापा। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो चलेगा? एक पेमेंट आने वाला है। डन पापा। ओके डन बेटा। डे आफ्टर टुमारो। ओके बाय पापा। बाय मॉम। बाय बेटा। मैं क्या कह रही थी, अगर मेरा ऑपरेशन अगले महीने करेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं मतलब इसका भी पेमेंट भरना है और प्रेशर बढ़ जाएगा ना। डोंट वरी, सब हो जाएगा। एक पेमेंट आने वाला है, इसी महीने में दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है? फोन फिर से बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे? ये विशाल भी ना। हाँ बोलो मैनेजर, सब ठीक? अच्छा, उनका पेमेंट आ गया क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा हाँ ठीक ठीक है, आई विल टॉक टू हिम। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर आप परेशान क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? लेकिन हुआ क्या है? नथिंग। अच्छा अभी मैं चलता हूँ और रात में शायद मैं देरी से आऊँ। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। आखिर 3 दिन बाद मुझे मेरे क्या हुआ का जवाब मिलेगा। देखो, मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। पार्टी ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। मैंने केस तो डाल दिया है, लेकिन पता नहीं इस वक्त कौन हो सकता है। मैं देखता हूँ। अमित की फीस का तो इंतजाम हो जाएगा ना? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हेलो। अरे कैसे हो अमित? बस ठीक हूँ। अरे शशि, क्या करे भाई, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। सत्य वचन। तो सोचा क्यों ना भगवान के घर जाकर ही उनके दर्शन लिए जाएं। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं चाय लाती हूँ। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। अच्छा बेटा, तू कोई भी काम ऐसे नहीं करता। सच सच बता, कैसे आया है? तूने सही कहा अभी, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, तेरा कर्जा चुकाने आया हूँ। मेरा कर्जा? अरे वो छोड़ यार, तू भी ना। छोड़ नहीं आया हूँ तेरे पास। ये ले। लेकिन मैंने तो तुझे 50,000 दिए थे। हाँ। लेकिन वो 6 साल पहले। तो तू क्या मुझे इंटरेस्ट दे रहा है? कौन सा बैंक इतना बड़ा इंटरेस्ट देगा तुझे? नहीं यार, मैं ये नहीं ले सकता। मुझे पता था तू यही कहेगा। चल ठीक है, मैं अब सीक्रेट बता ही देता हूँ। सीक्रेट? मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि बिजनेस में कमाया हुआ सारा का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट मत कर, कुछ अपने बुरे वक्त के लिए भी रखा कर। लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम तेरे लिए मैं ही कर देता हूं, जो मैंने किया। अब वो 6 साल पुराने 50,000 रुपए बड़े होकर, बहुत बड़े होकर तेरे सामने खड़े। ये तेरे ही पैसे हैं अभी, ले ले। थैंक्स यार। मेरी इंसल्ट कर रहा है तू? इतना बड़ा रिटर्न? आई मीन आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तूने ये सब कैसे किया, मुझे बताएगा? तेरे पास समय तो है ना? तू अपनी सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर। वो कैसे करनी है वो मैं तुझे बता दूंगा। देख, पहले तो उसके लिए पैसे होने चाहिए, वो जो तेरे पास अभी है। तो
व्यापार करने वाले लोग अपने व्यापार से होने वाली कमाई और फिर खर्च के बाद की बचत अपने व्यापार में ही लगा देते हैं और खुद आने वाली आमदनी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनों के लिए रुपयों की जरूरत होगी तब वो क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि कमाई में से कुछ हिस्सा अपने घर खर्च के अलावा कुछ आकस्मिक जरूरतों के लिए बचाकर रखा जाए। बिजनेसमैन अपनी सारी निवेश जो भी उसकी प्रॉफिट होती है वो वापस अपने बिजनेस में डिप्लॉय करते रहता है, तो उसके पास कभी भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं बचती है और सारी की सारी रिस्क वो अपने जो भी वो गेन होता है वो सारे उसी बिज़नेस में डाल देते, तो रिस्क बढ़ जाती है। कल को कोई कारण से अगर बिज़नेस नहीं चले, ये व्यापार डाउन है, तो उसकी कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो हम बहुत बार बिजनेसमैन को ये सलाह देते हैं कि आप अपना पैसा हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा निकालते जाइए और उसको डाइवर्सिफाई करते जाइए। आप 2-3 तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको सेफ़ चाहिए ये पैसा तो आप फिक्स डिपॉजिट से एफएमपी में कर सकते हैं। अगर आपको ये पैसा लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन है या घर खरीदना है या कुछ और प्लानिंग करनी है, तो ये पैसा आप एक सही नियमित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं हर मंथ, जिससे आपके बिज़नेस में कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा और एक आपकी अलग कैपिटल बनती जाएगी। वो आपको टैक्स एफिशिएंट रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी और उसमें ऑन ए लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर आप अगर प्लानिंग करते हैं तो आपको लगभग 12 से 15% की रिटर्न्स उसमें मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है, आपका सारा पैसा वापस बिजनेस में नहीं जाता है और आपकी कैपिटल अलग से बनती रहती है। वक्त हो चला है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों के साथ। आप देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमें दर्शकों के ढेरों खत और ईमेल्स लगातार मिल रहे हैं। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता गरिमा दास हमें लेके चल रही हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैम, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है हरियाणा के सुरेंद्र सिंह से। सुरेंद्र डिफेंस में नौकरी करते हैं और 15 साल बाद वो रिटायर होंगे। उनका एक 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस है और सरकार से उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध है। उनका सवाल ये है कि क्या उन्हें और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि आप फ़िलहाल डिफेंस में हैं तो आपका अभी का जो मेडिकल का खर्च है वो तो अच्छी तरह से कवर होता होगा डिफेंस सर्विस में रहने के कारण, मगर आपको ये भी सोचना है कि जब आप रिटायर होंगे तो ये मेडिकल का खर्च किस तरह कवर होगा। तो इसके लिए 2 उपाय हो सकते हैं। एक कि आप अगर एक्स सर्विसमैन के जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है जिसे ECHS कहा जाता है, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं या नहीं वो आपको पता करना होगा। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो ECHS में आपको सिर्फ एक ही बार केवल 1 टाइम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा एज अ एक्स सर्विसमैन, और फिर आप इस स्कीम के द्वारा या इन पेशेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ना ही कि आप बट आपकी पूरी फैमिली कवर की जाती है। ये एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स के लिए स्पेशल हेल्थ स्कीम है। और अगर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होते तो फिर आपको
अपने जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वहाँ से भी कुछ मेडिकल इंश्योरेंस की हेल्प मिल सकती है, उसका आपको पता लगाना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीज़ें के लिए नहीं क्वालिफाई होते तो आपको अपने खुद का एक मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए सोचना चाहिए। इसमें आप अगर एक फैमिली फ्लोटर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं 3 लाख तक के कवर का, तो उसका प्रीमियम सालाना आप और आपकी वाइफ और अगर आपके बच्चा है एक कोई, तो ये 3 लोगों को कवर करने के लिए 8 से 10 हज़ार तक का प्रीमियम आएगा। दूसरा सवाल है उड़ीसा के विभूति सुबुद्धि से। विभूति एक सरकारी कर्मचारी है और उनका सालाना आमदनी है 4.5 लाख रुपए। वे 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहाँ निवेश करना सही होगा? विभूति जी, आप 4.5 लाख के सालाना इनकम के हिसाब से 10% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो वो टैक्स स्लैब आपको ध्यान में रखना पहली बात तो ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर आप 6 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं विभूति जी, तो आपको इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड कोई भी स्कीम में बिल्कुल निवेश नहीं करना है। तो अब आपके पास फिक्स्ड इनकम में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो जो हम सब काफ़ी जानकार हैं जिसके बारे में, जो कि बैंक एफडी होता है। बैंक एफडी के रेट्स फ़िलहाल 6 महीने के एफडी के लिए अराउंड 7% हैं। अब 7% और आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो आपको नेट पोस्ट टैक्स रिटर्न पड़ेगा वो होगा 6.3%। इसके कंपैरिजन में आप 2 और ऑप्शंस हैं जो चूज़ कर सकते हैं विभूति जी। वो ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में भी 6 महीने तक के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फ़ंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फ़ंड भी सोच सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं निवेश करने के लिए। इसमें लिक्विड म्यूचुअल फंड में जो आप जितने पैसे निवेश करेंगे वो जो फंड मैनेजर हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, ये कुछ स्कीम्स हैं जिसमें आपके पैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश किए जाते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड के रेट ऑफ रिटर्न अराउंड 8-8.5% होते हैं, और अगर आप 6 महीने तक इन्वेस्ट करके बाद में ये पैसे निकालें तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको फिर भी 7 या 7.5% रिटर्न होने की आप संभावना सोच सकते हैं। तो ये बैंक एफडी के कंपैरिजन में थोड़े रिटर्न बेटर हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको ये हो सकता है विभूति जी, जो है अल्ट्रा शॉर्ट डेट म्यूचुअल फंड्स। ये भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न लिक्विड से थोड़ा बेटर यानी 8.5-9 हो सकता है, और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अराउंड 7-7.5 नेट ऑफ टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। तो ये 3 ऑप्शन 6 महीने के निवेश के लिए हो सकते हैं। इनमें डेट म्यूचुअल फंड क्योंकि ओपन एंडेड होते हैं, इनमें कोई फिक्स्ड अवधि नहीं होती, तो इसीलिए आप इनको 6 महीने से ज़्यादा तक भी निवेश कर सकते हैं। जब तक आपके पैसों के आपको 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने तक ज़रूरत नहीं, तो आप तब तक निवेश करके अपने पैसे इनमें रख सकते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल है विश्वंबर तिवारी से। विश्वंबर गुवाहाटी के रहने वाले हैं और वे एक इंजीनियर हैं। वे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो वे जानना चाहते हैं कि ये ज़रिया सही है कि नहीं। तो तिवारी जी, ये आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट या एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है वो बहुत ही सही है, समझदार तरीका है। तिवारी जी, इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आपका जो निवेश करने का नियम है, क्योंकि ये हर महीने होता है, ये नियम बहुत अच्छा चलता है और डिसिप्लिन मेंटेन होता है इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसीलिए जो एसआईपी का तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा ये कि आपको हर महीने मार्केट ऊपर हो या नीचे आपके यूनिट्स खरीदे जाते हैं, जितना आप निवेश करें उसके हिसाब से। तो ये एक आपको कॉस्ट एवरेजिंग जो कहते हैं उसका भी लाभ आपको एसआईपी के द्वारा मिलता है।
और रही बात अब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर की, तिवारी जी, इसमें आप को ये बात सोचनी है कि आपका जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके लक्ष्य जो हैं उनमें कितना समय है अभी, वो आपके टाइम होराइज़न के हिसाब से आपको स्कीम सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाना बराबर रहेगा। क्योंकि आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप स्कीम चूज़ करते वक्त आपके जो गोल्स हैं उनमें कितना टाइम होराइज़न, कितना समय बाकी है, आपको किस समय वो में पैसे वापस चाहिए, आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल कैसा है तिवारी जी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही स्कीम चूज़ करें और फिर ही इन्वेस्ट करें, चाहे ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से देश के हर परिवार को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना से आम आदमी को क्या लाभ होगा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, देखते हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के गरीब परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इसके तहत बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति को कई सुविधाएं मिलेंगी। जन धन योजना जो शुरू की गई है, ये भारत के उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बैंकिंग फैसिलिटी कभी यूज़ नहीं करी है और जिन्हें अकाउंट खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जिसके अभाव में वो ये फैसिलिटी नहीं ले सकते। इन सब को ध्यान में रखते हुए 7.5 करोड़ जनता को इसका फ़ायदा मिले, इसलिए स्पेशल स्कीम निकाली गई है जिसमें ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट खोला जा सकता है, यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस योजना को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए एक इंश्योरेंस कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया गया है 1 लाख रुपए तक का। और अगर ये योजना में कोई अकाउंट खुलवाता है बिफोर 26 जनवरी, तो इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा अकाउंट होल्डर्स को, जिसके तहत उन्हें 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और साथ ही अकाउंट होल्डर्स को एक डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा, जिससे कि वो अपने अकाउंट से पैसा कहीं से भी चाहे निकाल सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में चल के एक कैशलेस इकोनॉमी बन सके। और एक फैसिलिटी इस योजना के तहत अकाउंट होल्डर को मिलेगी, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको तभी अवेल होगी जब आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसमें से एक अगर आधार कार्ड के साथ आपने अकाउंट को लिंक किया है, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपये तक की होगी। मगर उसमें थोड़े से नॉर्म्स हैं। अगर अकाउंट होल्डर ने 6 महीने तक अपना अकाउंट एक्टिव रखा, एक्टिव मतलब पैसा उसमें डाला और पैसा निकाला, तो 2,500 रुपये तक की फैसिलिटी मिलेगी। और अगर उससे ज़्यादा उनका लेन देन चलता रहा अकाउंट से, तो 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो यूज़ कर सकते हैं। इस योजना के तहत उन गरीब परिवारों का खाता खोला जाता है जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई खाता नहीं है। खाता खुलवाने के लिए उसके पास एक पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके लिए आधार नंबर या आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र, सरपंच का लिखा पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्था का पहचान पत्र मान्य है। इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है कि जो विकसित देश हैं उनके लेवल पे हमारा देश भी आए। और यहाँ हमारी जनता जो 50% के करीब जनता अभी भी बैंकिंग के फैसिलिटी नहीं ले पाती, वो डिजिटलाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बैंक जगह जगह पर कैंप भी लगा रहे हैं। आप सीधे उस कैंप में जाकर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेज ले जाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी लंबे समय तक आपका साथ निभाए, तो उसका रखरखाव करना बेहद जरूरी है। किस तरह से करें इसकी देखभाल, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। नकली या कृत्रिम आभूषण तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उनकी चमक बरकरार रहती है। हवा में गहनों को खुला छोड़ देने से धूल, पसीने आदि के कारण उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे अपना के आप अपने गहनों की सही देखभाल कर सकते हैं।
कभी भी आप परफ्यूम लगाएं तब खास करके ध्यान रखिए, परफ्यूम पहले लगाना है, फिर ज्वेलरी पहनना है, उससे ज्वेलरी की लाइफ बढ़ जाती है आपकी। और दूसरा, अगर समझो बाय चांस कभी काली पड़ जाती है आफ्टर वेयरिंग, काफ़ी सालों बाद में जब पसीना लगता है, आपका धूल मिट्टी सेटल होती है जब ज्वेलरी पे, तब उसको आप अरेठिया का पानी जो होता है अपने में, उसको गर्म करके और फिर उसमें ज्वेलरी को हल्के शैम्पू से आप ब्रश ऑफ कर सकते हैं, उससे एकदम साफ़ हो जाती है। खास करके जो इंडियन वेलवेट आता है उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है एट टाइम्स, उसकी वजह से भी ज्वेलरी ख़राब हो जाती है। तो बनती कोशिश ये रखें कि ज्वेलरी को आप कॉटन बॉक्सेस में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इमिटेशन ज्वेलरी भले ही किसी भी धातु के क्यों न बने हो, उनकी सही देखभाल की जाए तो वो सालों साल आपका साथ देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पैसा वसूल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Raw Media.